कि आप में ताकत नहीं है, आप मर्दों की तरह ताकतवर नहीं है या आप मजबूत नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मर्द जिनको घर पे इतनी बातें सुनने को मिले वो कभी घर से भी बाहर निकले। उन्होंने हमें एक जिनसी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, एक सेक्स ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। हमें सियासतदानों के तौर पे फ़िलहाल नहीं देखा जा रहा, हमें हीलर्स के तौर पे, इंजीनियर्स के तौर पे, क्रिएटर्स के तौर पे, इनोवेटर्स के तौर पे नहीं देखा जा रहा। ऐसा लगता है कोई औरत मर्द की फ़ाइट हो रही है, जिसमें औरत ये बता रही है मैं ये हूँ और मर्द कह रहा है कि नहीं तुम गलत हो हम सही। तो ये तुम गलत और मैं सही के बीच में कॉज कहीं खो जाता है। एन मुताबिक के साथ मैं हूं निदा समीर। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है। इस रोज़ ख़वातीन की क़यादत, उनकी जिद्दोजहद, अज़्म और हौसले को उजागर किया जाता है। इस रोज़ मुख्तलिफ सकाफ़तों और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन एक साथ मिलकर अपने हुकूक़ की और सिनफ़ी बराबरी की आवाज़ बुलंद करती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात 3 ऐसी ख़वातीन से करा रहे हैं जिन्होंने अपने लिए आसान के बजाय मुश्किल रास्ते चुने और ये साबित किया कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हमारी पहली मेहमान है नूरीना शम्स। एथलीट और एक्टिविस्ट नूरीना शम्स का ताल्लुक लोअर तीर से है। ये मालाकन डिवीजन से पहली बैनुल-अक़वामी फीमेल एथलीट हैं। इन्होंने साइकिलिंग को बतौर स्पोर्ट अपनाया, क्रिकेट खेलनी थी तो लड़का बनकर मैदान में कूद पड़ी और अब न सिर्फ पाकिस्तान की स्क्वॉश के बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में नुमाइंदगी करती हैं बल्कि मुल्क के 4 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की फ़ाल मेंबर भी हैं। नूरीना शम्स माजी में UNDP पाकिस्तान की जानिब से इंस्पिरेशनल फिगर करार दी जा चुकी हैं। एथलीट्स के हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के समाजी फोरम पर और अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए ख़वातीन पर आवाज़ उठा चुकी हैं। नूरीना अपने सोशल मीडिया के जरिए माली मुश्किलात से 2-4 एथलीट्स के लिए फंड रेजिंग भी करती हैं। नूरीना, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें वो कहानी बताइए जो आपके नाम के पीछे है। मेरे नाम का मतलब एक तो ये है कि ये पश्तो के एक वर्ड से डिराइव हुआ हुआ है जिसको कहते हैं नूरी निश्ता। मेरे नाम की तरह बहुत सारी लड़कियों के नाम हैं जैसे कि बस बीबी, ख़त्म दोख्तर। ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये नाम जब लड़की को दिया जाता है तो उसके बाद लड़का पैदा होता है। तो मेरा नाम नूरीना है और उसका यही मतलब है। और कभी कभी अफसोस होता है कि ऐसे नाम भी होते हैं, कभी कभी हंसी भी आती है कि ऐसे नाम भी होते हैं। और उनको ये लगता था, मेरी दादी को ये लगता था या जिसको भी ये लगता था कि ये नाम में कोई मैजिक होगा या जो भी, वो तो हो गया क्योंकि भाई मेरे बाद है। नूरीना, आपको क्रिकेट खेलनी थी तो ये बताइए इसके लिए आपको लड़का क्यों बनना पड़ा? मैं पेशावर आई 2009 में और मैं अपनी खाला के साथ रहती थी। चूँकि मैंने क्रिकेट खेलना देर से ही शुरू किया था अपने कज़न्स के साथ और अपने भाइयों के साथ। एकेडमीज़ होती नहीं थी भी तो पेशावर इतना बड़ा है कि आपको 13-14 साल के बच्चों को क्या पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो मुझे सिर्फ एक ही जगह नज़र आ रही थी जहाँ पर सिर्फ लड़के क्रिकेट खेलते थे। उनके पास जब मैं गई तो आइडिया कोच का था। मुझे नहीं पता कि कोच का आइडिया ये क्यों था, अब जाके समझ आती कि ऐसा आइडिया उनका क्यों था। मैंने उनके साथ 1 साल खेला और मैं जब हॉस्टल जाती थी तो मैं झूठ बोलती थी कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ। बालों पे बहुत ज़्यादा मसला बना घर पे कि तुमने बाल क्यों काटे। मैंने कहा मैं उसको संभाल नहीं सकती। तो झूठ दोनों तरफ से था, घर पे भी था, बाहर भी था। अच्छा, ये बताइए कि इस मामले का ड्रॉप सीन कैसे हुआ, सबको कैसे पता चला और कब पता चला कि ये लड़का नहीं लड़की है जो क्रिकेट खेल रही है? गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब मैं पेशावर वापस आई तो मैंने देखा कि जो लड़के थे उनकी आवाज़ें चेंज हो रही थी, उनका फेशियल वो सारा कुछ चेंज हो रहा था, मेरा चेंज नहीं हो रहा था। और मैंने कोच को बोला कि इसको मैं और नहीं छुपा सकती, अगर आप बता सकते कि आपका बेटा जो है या आप जिसको बच्चे को लाए हो आप बता दो कि ये लड़की है। तो पहले तो बेचारे जो लड़के थे वो थोड़ा सा नहीं एक्सेप्ट कर पाए क्योंकि वो वही वाली बात है कि उनको तो यही लगता था कि अगर स्किल एक लड़की के पास है तो वो इतना अच्छा नहीं होगा जितना लड़कों का हो सकता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने उस कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे बोला भी कि आप जिस तरह भी है, आप जो भी है, आपको खेलना है तो हम आपके साथ वैसे भी खेलेंगे, आप टीम मेंबर हो। और अगले कोई 2-3 महीनों तक मैंने उनके साथ खेला भी। अच्छा नूरीना, अगर क्रिकेट खेलने में परेशानियां नहीं आती तो क्या आज आप क्रिकेटर होती?
आई थिंक येस, मैं क्रिकेटर होती। और ये आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी आपको वही देती है जो आपके दिल में होता है। मेरे ख़्याल से स्क्वॉश मेरे दिल में था, क्रिकेट नहीं था। क्रिकेट हाइप की वजह से था। मुझे लगता था कि जैसे शाहिद अफरीदी छक्का मारते हैं तो तब जाके तालियां बजती है, तो मेरे लिए भी बजेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर निदादार उसी तरह छक्का मारती है या उसी तरह विकेट लेती है, लेकिन उस तरह तालियां नहीं बजती। आज मैं अगर स्क्वॉश प्लेयर हूँ और मुझे जिस तरह सेलिब्रेट किया जाता है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्क्वॉश में आई हूँ। गलती से आई थी, मुझे पता भी नहीं था स्क्वॉश का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स चूज़ किया और बहुत एक अच्छा स्पोर्ट जो दुनिया में जाना जाता है। अच्छा नूरीना, स्क्वॉश में आना, यहाँ पर अपनी जगह बनाना और फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करना, ये सफ़र आसान था? अक्सर जब मुझसे कोई सवाल पूछता है कि आपने स्क्वॉश कितने साल खेली है, तो मैं उनको कहती हूँ 7 साल से 4 साल हटा दे, क्योंकि वो 4 साल या 5 साल मैंने तो सिर्फ स्क्वॉश कोर्ट तक पहुंचने में लड़ाई में गुजार दिए। क्योंकि जो लड़कों को ट्रेनिंग मिलती थी या वो उन बच्चों को जो ट्रेनिंग मिलती थी जिनके साथ माँ बाप आते थे या बड़े भाई आते थे, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। मेरे लिए मतलब रास्ता ऐसा था कि रोका बहुत गया, बहुत लोगों ने रोका, मुझे नहीं पता किस लिए रोका, लेकिन ये था कि स्क्वॉश कोर्ट तक रसाई नहीं थी। अगर होती भी थी तो बहुत लिमिटेड टाइम होता था, पैसे नहीं होते थे। और अम्मी चूँकि सिंगल पेरेंट थी तो उनका ये था कि दूसरे भाई बहनों को भी सपोर्ट करना है। किसी फ्रेंड के अब्बा ने रैकेट दे दिया, किसी फ्रेंड के भाई ने जूते दे दिए, इस तरह खेलना शुरू किया। फिर किसी ने मेंबरशिप करा दी किसी क्लब में, वो भी हो गया। फिर उसके बाद किसी ने कपड़े दे दिए, वो भी हो गया। मुझे याद है पहले मैं स्कूल के शूज़ में खेलती थी, फिर स्लोली ग्रेजुअली जब मेरा ब्रांड बनता गया, पता नहीं किस तरह बन गया। खुशी होती है कि इतना मैंने जीता नहीं था जितना लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जब देखती हूँ तो बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझे अपना आप उनमें नज़र आता है जब वो मुझसे रैकेट मांग रहे होते हैं। तो मैं एक अपना बैग में रख के आती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, आज अगर स्क्वॉश कोर्ट में किसी बच्चे के पास रैकेट ना हो तो मैं उसको दे दूँगी। मैंने एक मकामी अखबार था उस टाइम का, मैंने उनमें कार्टून बनाना शुरू किया 15-16 साल की उम्र में, और उसको बेच के मेरे ख्याल से 2000-3000 रुपये आते थे। तो जो सेकंड थर्ड हैंड जो रैकेट मिलता था वो मैंने ख़रीदा। फिर एज अ फोटोग्राफ़र, वेडिंग फोटोग्राफ़र भी काम किया। तो रात को शादियों में जाके तस्वीरें लो, फिर सुबह कॉलेज जाओ, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करो। पीछे देखती हूँ तो बहुत खुशी होती कि हिम्मत नहीं हारी। जो पाकिस्तान में ख़वातीन एथलीट्स को किन मुश्किलात का सामना है? हमारे मुल्क में एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है। हमारे मुल्क में औरत का सिर्फ ये एक्सेप्ट होना कि ये इंसान है और इसका ये हक़ है कि वो चूज़ करे और बाहर निकले। और मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमसे जो पहले की जनरेशन है, वो बेचारी हिप्नोटाइज़ हो चुकी है। उनको उनकी बदकिस्मती है कि उनको नज़र नहीं आता कि मेरी बेटी के पास एक स्किल है जिससे हमारा घर चल सकता है, जिससे कौम आगे जा सकती है। तो आपकी तो सबसे बड़ी जो स्ट्रगल है, मैं यही कहूँगी कि आपकी एक्सेप्टेंस होती है घर से। बाद में जब आप बाहर निकलते हैं तो ये एक्सेप्टेंस का मसला होता है कि वो कहते हैं कि आप में ताकत नहीं है, आप मर्दों की तरह ताकतवर नहीं है या आप मजबूत नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मर्द जिनको घर पे इतनी बातें सुनने को मिले वो कभी घर से भी बाहर निकले। तो अगर हमारी औरतें इतनी बातों के बाद वो बाहर निकलती है तो आप मुझे कह रहे हैं कि हम मजबूत नहीं हैं, हम तो आपकी भी बातें सुन के बाहर निकलते हैं। नूरीना, आप तो वाकिफ़ हैं, 8 मार्च के अराउंड पाकिस्तान में जो एक बहस छिड़ती है और जिस किस्म का माहौल पैदा होता है, उसके बारे में बाज़ लोगों का ये कहना है कि असल मसाइल पर से तवज्जो हट जाती है। आपका इस पर क्या कहना है? ये जो लड़ाई हो जाती है मार्च से पहले, मार्च के बाद जब भी होती है, मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये लड़ाई होती है क्योंकि आपको बोलने का एक मौजू मिल जाता है। बड़े होते हुए मेरे जहन के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसको मैं क्वेश्चन करती थी, जिसको मैं सोचती थी कि अगर मेरा भाई ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता है या मेरा कज़न ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं तो मैं क्यों नहीं करती। तो ये एक अवेयरनेस है। आई थिंक कि लड़ाई जब होती है तो बहुत खुशी होती है कि कुछ तो डिस्कस हो रहा है, बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो जाती है। और बहुत शुक्रिया नूरीना शम्स हमसे बात करने के लिए। ख़वातीन का आलमी दिन हो और ट्रांस ख़वातीन से बात ना की जाए तो गुफ्तगू अधूरी रह जाएगी। हमारी दूसरी मेहमान को आप में से बहुत से लोग शुमाइला भट्टी के नाम से जानते हैं। मैं तो चितर लगाती हूँ सड़क बीच में खड़ा करके, मुझे कोई लड़का तंग करे तो ये ना, मैंने कल बैठी हुई चाय पी रही थी, मेरी खाला तो आके मुझे कहती है कि बेटा चाय मत पिया करो तो काली हो जाऊंगी।
पर काली लड़कियों को ना रिश्ते अच्छे नहीं आते। यानी कि हम तो इंसान है ही नहीं ना, हम तो भैंसे हैं। जैसे ना कि हमारी उम्र निकल रही है कि एक उम्र के बाद हम दूध देना बंद कर देंगे तो बस हमारी मार्केट वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। शुमाइला भट्टी के मासूम और चुलबुले किरदार से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली डॉक्टर मोइज़ मेहराब आवान ने पाकिस्तान से MBBS की डिग्री हासिल की और उसके बाद अमेरिका के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया। डॉक्टर मोइज़ पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के साथ बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं, मगर कॉमेडी और पब्लिक स्पीकिंग के अपने शौक को भी साथ लेकर चल रही हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अंडरग्राउंड कॉमेडी सीन में ड्रैग कॉमेडी को मुतारिफ कराया है। माशरे की मुनाफिकत पर इनकी चुभती हुई बातें फैंस बहुत शौक से सुनते हैं। अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक मर्द के तौर पर गुजारने के बाद डॉक्टर मोइज़ ने एक ट्रांस औरत के तौर पर जीने का फैसला किया। वेलकम टू द शो डॉक्टर मोइज़ आवान। अपनी ट्रांजिशन जर्नी के बारे में हमें बताइए, ये आपके लिए सोशली और इमोशनली कैसा एक्सपीरियंस था? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। बाय द वे, कितना अच्छा हमारा एक आलमी दिन होता है औरतों का, तो बात करने का मौका मिल रहा है। आप सरप्राइज होंगी शायद ये जान के कि जो मेरी पर्सनल जर्नी है ट्रांजिशन की खुसूसी तौर पे लेके, it has been beautiful. My family has been very supportive, my friends have been very supportive, fans बहुत supportive रहे हैं। और मैंने जनरली ये बात नोटिस किया है, टू टॉप इट ऑफ, के 2012 और 2022 सिर्फ 10 सालों के अंदर पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बहुत तब्दीली आई है। अब लोगों में अदम बर्दाश्त काफ़ी कम हो चुका है, मोहब्बत ज़्यादा हो चुकी है, लोग समझते हैं, बात करते हैं। सो मेरा तो बहुत मज़े का चल रहा है जब से ट्रांजिशन का स्टार्ट हुआ है। मैं इसको जेंडर यूफोरिया कह रही हूँ आजकल। मगर आप ये समझती हैं कि आप इस मामले में खुशकिस्मत रही हैं मगर आपकी दूसरी साथी नहीं? क्योंकि मेरे पास काफ़ी प्रिविलेज है, मेरे पास मेरे प्लेटफॉर्म की प्रिविलेज है, मेरे पास अंग्रेज़ी ज़बान बोलने की प्रिविलेज है, मेरी रंगत कदरे गोरी है, मेरे पास उसकी प्रिविलेज है, मेरे पास एक आला तालीम की डिग्री है, मेरे पास उसकी प्रिविलेज है। और इन तमाम प्रिविलेजेस की वजह से जो मुझे मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट अफोर्ड होती है, वही वाली रिस्पेक्ट ट्रांसलेट कर जाती है मेरी ट्रांजिशन और मेरी ट्रांसनेस की रिस्पेक्ट के लिए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत वाजे कर देता है हमारे मुल्क के अंदर ही नहीं बाकी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर के औरतों के हकूक़ या जनजात के हकूक़ या ख्वाजा सराओं के हकूक़ कभी भी आइसोलेटेड नहीं होते। उनके साथ मल्टीपल चीज़ें इंटरसेक्शन में चल रही होती हैं। आपकी रिहाइश कहाँ पे है, आपका एड्रेस क्या है, आप कितना कमाती हैं, आपका कास्ट स्टेटस, आपका क्लास स्टेटस, आपकी रेस। सो हमें ये नज़र आता है कि जब भी ह्यूमन राइट्स या वुमेन राइट्स या ट्रांसजेंडर राइट्स की भी बात हो तो हम लोग सिर्फ हकूक़ की बात नहीं कर सकते, हमें इंटरसेक्शनैलिटी की भी बात करनी होगी। सो मुझे लगता है कि मेरी बाकी साथियों की जर्नी इतनी पॉजिटिव नहीं रही। इनफैक्ट मेरी अपनी भी जर्नी इतनी पॉजिटिव इनिशियली नहीं थी जब मैं छोटी थी, जब मैं टीन्स के अंदर थी और जब मैं अर्ली 20s के अंदर थी। एज के साथ लेकर मेरे ख्याल से आपको प्रिविलेज मिल जाती है एंड दैट इज़ व्हाट आई एम एंजॉयिंग एट द मोमेंट। डॉक्टर मोइज़, क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए ज़रूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? मेरे ख्याल से हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट एक्सेस फॉर एवरीबॉडी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर एक्सेस टू गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल केयर इज़ मिनिमल फॉर एवरीबॉडी। तो अगर हम लोग ख्वाजा सराओं की तरफ आएँ तो ख्वाजा सराओं के साथ जो हमारे पास स्पेसिफिक जो हमारी एंडोक्रिनोलॉजी के स्पेशलिस्ट ने देखना होता है या सर्जन्स ने ख़ास चीज़ें देखनी होती हैं, वो चीज़ें मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन ख्वाजा सराओं को ये नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएँ। वो गूगल पे जाके ये नहीं लिख सकती ट्रांसजेंडर हेल्थ पाकिस्तान और आगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की अच्छे से हॉस्पिटल का वेब पेज खुल जाए। ये चीज़ें नहीं है, इट्स लाइक दिस छोटी छोटी थिंग्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। लेकिन मैं एक पॉजिटिव खुश आइन चीज़ भी आपको बताना चाहूँगी कि अभी हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका पास आपका CNIC कार्ड आपका ट्रांसजेंडर पर्सन का बन चुका हुआ है तो आपकी मेडिकल जो केयर है वो कवर्ड होगी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, यानी कि वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज के मॉडल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कितनी अच्छी जाएगी, कहाँ तक जाएगी और उससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा। कदम तो काफ़ी अच्छा लिया गया है। अच्छा, अगर ख्वाजा सराओं का नुक्ता नज़र जानने के लिए हम ये पूछें कि लोग आपको कैसे और किस नज़र से देखते हैं तो वो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से वो कहेंगे कि लोग हमारे मुल्क के अंदर हमें एक हवस की निगाह से देखते हैं। उन्होंने हमें एक जिनसी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, एक सेक्स ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कि अगर हम जब भी किसी फ़र्द को देखते हैं तो हमारे उस फ़र्द से कोई मकासद होते हैं, तभी वो फ़र्द हमारे लिए अहम होता है, वरना नहीं। हमें सियासतदानों के तौर पे फ़िलहाल नहीं देखा जा रहा, हमें हीलर्स के तौर पे, इंजीनियर्स के तौर पे, क्रिएटर्स के तौर पे, इनोवेटर्स के तौर पे नहीं देखा जा रहा, जो कि मुझे लगता है कि यही तो हमारी हकीकत रही है। लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं क्योंकि हमें पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है एंड वी आर सीइंग चेंज। हम ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम्स के होने का मतलब ये कि चेंज नहीं हो रही, हम ना ही ये कह रही हैं कि चेंज होने का मतलब ये कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। हम ये कह रही हैं कि हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो गई है, वी हैव
achieved some good milestones, and we are on our way to achieve a lot of other milestones as well. तो मोइज़, अगर अब हम आपसे कहें कि ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी की तरफ से आवाम को कोई पैगाम दें, तो वो क्या होगा? प्यार को मौका दो, मोहब्बत को मौका दीजिए। इश्क एक खुदाई ताकत होती है, इश्क के दर्जात होते हैं, इश्क के मकामात होते हैं, और हम लोग एक बहुत सूफ़ी कंट्री हैं। हमारे यहाँ लोगों को शेर व शायरी से निस्बत है, आप लोगों को शेर व शायरी से निस्बत है। तो मेरा आप लोगों को सिर्फ ये एक पैगाम है मेरी कम्युनिटी की तरफ से कि मोहब्बत, इश्क, प्यार, इन चीज़ों को मौका दें। वो इस लोगों का ये कहना है कि 8 मार्च के शोर में असल मसाइल कहीं दब जाते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? औरत मार्च ख्वाजा सराओं का प्लेटफॉर्म नहीं है। औरत मार्च एक ख्वाजा सरा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, क्योंकि औरत मार्च जन ज़ात के हकूक़ की बात करता है और औरत मार्च एक पिदरशाही मुआशरे के ख़िलाफ़ बात करता है। तो मैं उन लोगों को जो औरत मार्च के क्रिटिक्स हैं आज एक मोहब्बत के साथ एक दावत देना चाहती हूँ, और वो ये कि अगर आप औरतों के हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं या आप औरत मार्च के मेथडोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं, आप एक आज़ाद रियासत के अंदर आज़ाद शहरी होने के नाते इख्तलाफ राय का हक़ रखते हैं। ये याद रखिए, अलबत्ता आपके इख्तिलाफ राय की मौजूदगी में उसके साए तले बहुत से दहशत गर्द नुमा, वहशी भेड़िया नुमा अफराद अपनी नफ़रत को, अपनी ज़ात की नफ़रत को सियासत का रंग देके यहाँ पे आके औरतों के साथ, ख्वाजा सराओं के साथ और गैर सिर्फ़ी इंफराद से बदतमीज़ी करते हैं और उनको धमकियाँ देते हैं। आप लोगों को उस हेट्रेड को कॉल आउट करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से डिसएग्री करते हैं, हम इनकी पॉलिटिक्स से डिसएग्री करते हैं, मगर हम इनके साथ हैं, इनको कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। जब हमारा मुआशरा यहाँ पहुँचेगा तो मेरे ख्याल से फिर एक बात बहुत अच्छी आएगी। तो मुझे लगता है कि जो औरत मार्च के ऊपर क्रिटिसिज्म है, कुछ जगहों पे वो क्रिटिसिज्म बहुत वैलिड है, बहुत सी जगहों पे वो क्रिटिसिज्म बहुत इनवैलिड है, लेकिन डायलॉग के ज़रिए इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एंड इन दी एंड सबसे अहम चीज़ वही होती है जो लिखी हुई होती है। आप उनका मंशूर उठाइए, आप उनका मंशूर पढ़िए, उस मंशूर से अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप वो वाली बात कीजिए। आप किसी के किरदार पे, किसी के कैरेक्टर पे, किसी फैमिली को अटैक ना करें, बिकॉज एक अच्छा इस्लामी माशरा इस चीज़ की ना इजाज़त देता है, ना ही उसको इस चीज़ की अक्कासी करने की ज़रूरत है। हम सबको मोहब्बत के साथ, इत्मीनान के साथ एक जमहूरी माशरा बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर इख्तिलाफ राय की ना सिर्फ आज़ादी हो बल्कि एक दूसरे को नफ़रत और तशद्दुद से बचाने का अज़म भी हो। बहुत शुक्रिया मोइज़ अवान हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान में अभी बहुत से घरानों में बेटी के पैदा होने के बाद उसकी तालीम से ज़्यादा उसकी तरबियत पर जोर दिया जाता है कि इसने एक दिन शादी करके अगले घर चले जाना है। हालांकि बेटी की तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है कि जितनी बेटों की। और अगर आप शादीशुदा हैं और सोच रही हैं कि अब तो बहुत देर हो गई, तो फिर मिलिए हमारी तीसरी मेहमान से। डॉक्टर बुशरा इकबाल पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा हैं। शीरखार बच्चे के साथ इन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली, फिर 2 बच्चों की परवरिश के साथ LLB भी किया। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की मसरूफियत के साथ साथ कुरान और सुन्ना में PhD की डिग्री भी हासिल की। डॉक्टर बुशरा इकबाल न सिर्फ रमजान ट्रांसमिशन और दीगर प्रोग्राम्स की मेजबानी करती रही हैं, बल्कि इनकी प्लानिंग और प्रोडक्शन का हिस्सा भी रही हैं। डॉक्टर बुशरा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव देखे, इनका मुकाबला कैसे किया? जब अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं उस वक्त आपको सिर्फ यही, आप ये जानते हैं कि कुछ टेस्ट हैं। हर इंसान दुनिया में अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट पेपर लेकर आया है। किसी का थोड़ा मुश्किल है, किसी का आसान है, पर टेस्ट सभी को गुजरना होता है। अगर कोई पब्लिक फिगर होता है तो वो कुछ चीज़ें वो डिस्कशन में आती हैं, सब आपकी लाइफ थोड़ी पब्लिक हो जाती है। पर सबसे अच्छा मेरे ख्याल में उसमें खामोशी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वैसे भी मुश्किल वक्त में हुक्म भी यही है कि सब्र और नमाज से मदद चाहो, तो बस कोशिश यही करनी चाहिए। और सब्र अल्लाह ही ने फरमाया कुरान के, हिम्मत वालों का काम है, और वो हिम्मत करनी आसान नहीं होती। पर ये कि अगर इंसान रास्ता वही वाला ले तो बेहतर होता है। अच्छा, कैसे कर लिए वाला एक और सवाल भी है। आपने शादी की, बच्चे पैदा किए, मास्टर्स किया, LLB किया, उसके बाद PhD भी कर डाली, तो ये सब कैसे किया? शुरू से ही मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ था, और किस्मत में था कि बहुत जल्दी शादी हुई। तो शादी के बाद बस उसके साथ साथ मैंने अपने जब बच्चे हुए, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर उसके बाद ही मास्टर्स हुआ इकनॉमिक्स में, फिर LLB किया। ये सारे मेरे कहते हैं ना कि उसके लिए आपको उतना एम्बिशियस होना ज़रूरी है, आपका अपना गोल सेट होना ज़रूरी है कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुश्किलात आई, जो ऊपर अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, पर हो गया, अल्लाह का शुक्र है।
बुशरा, एक औरत को माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना कितना आसान या मुश्किल होता है? औरत हो या मर्द, सभी के लिए ज़ाहिर है फीलिंग सभी की होती हैं। और अगर माजी में कुछ होता है, हुआ हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी तरह कभी कोई कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हों, कोई हादसात या वाक़यात ऐसे हो गए हों, उन दरवाज़ों को वहीं बंद कर देना चाहिए, उन चैप्टर्स को क्लोज़ करके आगे बढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम उन्हीं बंद दरवाज़ों को रोते रहते हैं, तो जो खुले दरवाजे होते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से मुलाकात उसी टाइम होती है जब मुश्किलें आती हैं। औरत जब कामयाबियां हासिल करती है तो तब उसके घर के मर्दों को क्रेडिट दिया जाता है, बाप, भाई, शौहर को, कि अगर इनकी सपोर्ट नहीं होती तो ये सब कैसे हासिल करती। लेकिन वही औरत अगर मुश्किल सूरत हाल से दो चार होती है, तब उससे शक भरी नज़रों से देखा जाता है कि इसमें यकीनन कोई गड़बड़ होगी, तभी इसके साथ ये हो रहा है। इस माशरती रवैये पर क्या कहेंगे आप? जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं कि फ़ला लड़का बहुत अच्छा है या फ़ला लड़की बहुत अच्छी है, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं इसकी माँ ने कितनी अच्छी तरबियत की है। मैं तो एक मजाक में एक बात करूँगी, लोग कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, औरत की कामयाबी के पीछे औरत का ही हाथ होता है। क्योंकि औरत जब खुद ठान लेती है, जब खुद हिम्मत करती है कि वो अपनी उन बाउंड्रीज़ में रहते हुए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताई हैं, उन बाउंड्रीज़ में रहते हुए, तो कोई ऐसा वो नहीं है। और कामयाबी के झंडे गाड़े हैं उन्होंने, और मर्द ही हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं, मर्द ही हैं जो उनको कामयाबी के लिए उनके साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी सपोर्ट बनते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी ये कहना कि नहीं मर्द अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं। ऐसा सब जगह नहीं होता है, होता होगा कहीं कहीं पर, ऐसा हमेशा हर जगह नहीं होता। बुशरा, क्या पाकिस्तान में हिजाब करने वाली औरत महफूज है? पता है निदा, यहाँ महफूज होने का ताल्लुक़ कपड़ों से नहीं है। यहाँ महफूज होने का ताल्लुक़ कि कोई हिजाब पहनती है तो वो महफूज है, या जो हिजाब नहीं करती वो महफूज है। इसका ताल्लुक़ कपड़ों से नहीं है, इसका ताल्लुक़ उस माइंडसेट से है जो हमारे यहाँ परवरिश पाता है, जो हमारे यहाँ अभी है, उसको चेंज होने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में हिजाब या बुर्क़ों में जो ख़वातीन बाहर बाज़ारों में जाती हैं, उनके साथ भी वही सलूक हो रहा होता है जो हमारे जो नॉन हिजाब वाली टाइप की ख़वातीन जा रही होती हैं उनके साथ हो रहा होता है। तो ये सारा कुछ जो है बेटों के ऊपर फोकस करें। सिर्फ बेटियों को आप मत बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, बेटों को भी सिखाएं ताकि आगे उनकी बीवी होगी, बेटी होगी या बाहर वाली और कोई औरत, उनकी वो रिस्पेक्ट करें। बुशरा, ख़वातीन के आलमी दिन के आने से पहले ही मुल्क में गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है, कैसे देखती हैं सारी सूरत हाल को आप? निदा, सवाल जो है आपका ये तो एक क्या कहूँ, मतलब काफ़ी डिटेल इसका जवाब है, पर मैं मुख्तसरन बस इतना कहूँगी कि हम आवाज़ उठा रहे हैं और उस आवाज़ को पहुँचा कैसे रहे हैं, वो तरीक़ेकार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी उस तरीक़े पे बहस इतनी होती है कि वो जो आवाज़ है ना, वो कहीं खो जाती है। तो वो जो आपका कॉज है वो कहीं छुप के रह जाता है उसके पीछे। ये भी मैं कहूँगी कि औरत के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम मर्द को बुरा बनाएं, या हम मर्द को इतना ज़ालिम और इतना वहशी और इतना ऐसा बता दें कि सारे ही मर्द बुरे होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं औरतें अच्छी हैं, कहीं मर्द अच्छे हैं। अच्छे बुरे, अच्छाई बुराई सबके अंदर होती है। पर ये कि होता क्या है, वो ऐसा लगता है कोई औरत मर्द की फ़ाइट हो रही है, जिसमें औरत ये बता रही है मैं ये हूँ और मर्द कह रहा है कि नहीं तुम गलत हो हम सही। तो ये तुम गलत और मैं सही के बीच में कॉज कहीं खो जाता है, और कुछ नहीं है। पर औरतों की राइट्स के लिए बिल्कुल बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुशरा इकबाल हमसे बात करने के लिए। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आपने 3 मजबूत आवाज़ें सुनी, और ये सुनना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं। आप सड़क पर अपने हुकूक की आवाज़ उठाने वाली औरत को बेशक ना सुनना चाहें, इस वुमेन्स डे कम अज़ कम अपने घर की ख़वातीन को ही सुन लें। अपनी इन तवक्कुआत और ख्वाहिशात को एक तरफ रख कर के उन्हें कैसे उठना, बैठना, ओढ़ना, पहनना और चलना चाहिए, आज के दिन सिर्फ ये उनसे जानने की कोशिश कर लें कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हैप्पी वुमेन्स डे।